कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें। पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको ये काम तो भेज रखा है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इस पे आप ध्यान दो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि यहाँ पे है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो कोई नया पदार्थ जो है उससे उसका निर्माण होता है। एक पदार्थ भी हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, और उनके गुण धर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और एक चीज और कहा गया है इसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। कि यदि एक बार हमने जो है वो क्या कर दिया कि यदि कोई पदार्थ किसी चीज का निर्माण हो गया तो उसको हम भौतिक प्रक्रमों के द्वारा जो है वापस नहीं ला सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है, एनी chemical change in matter which involves its transformation it to new substance is called chemical reaction। तो ये भी आप देख लेना। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जो है वो किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक एग्जाम्पल हो गया किसका, रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली चीज है जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, वो जो वस्तु है उसकी अवस्था बदल जाती है। यदि कोई ठोस में है तो वो द्रव में चेंज हो जाती है, या कोई द्रव है तो वो गैस में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसका क्या हो जाएगा, या तो उसकी अवस्था परिवर्तन होगा। दूसरी चीज है उसका जो कलर है वो बदल सकता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन, हमें कैसे पता लगेगा कि उस चीज का क्या बदल सकता है, रंग बदल सकता है। अगला है तापमान में क्या हो सकता है, परिवर्तन, उसका टेम्परेचर बदल सकता है। माना उसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 डिग्री से बढ़कर के 30 हो सकता है, या 30 डिग्री है घट भी सकता है तापमान, तो वो उसमें परिवर्तन हो सकता है। अगला है गैस का उत्सर्जन, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस जो है वो क्या हो सकती है, उससे गैस निकल सकती है, उसका उत्सर्जन हो सकता है। अगली चीज है क्रिस्टल का बनना, कोई क्रिस्टल बन सकते हैं, जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल, जैसे कि क्रिस्टल का मतलब इस प्रकार से हो गया, जैसे चीनी होती है, चीनी के जो टुकड़े होते हैं वो भी क्या है, एक क्रिस्टल है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल बन सकते हैं। और अगली चीज आती है उसके गंध में परिवर्तन, यानी कि उसकी जो स्मेल है वो भी बदल सकती है। तो यदि ये कोई भी चीज जो है वो हो रही है तो तब हम कह सकते हैं कि क्या, केमिकल रिएक्शन हुई है। अब अगली चीज आती है कि यहाँ पे जो क्या आया था, भौतिक विधियां आया था कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे भौतिक विधियां हैं जैसे वाष्पीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, या अपकेंद्रीकरण। ये सब जो है वो कौन सी विधियां हो गई, भौतिक विधियां हो गई। तो इन सामान्य जो भौतिक विधियां हैं इनके द्वारा हम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को वापस नहीं ला सकते हैं। अगली चीज आती है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद को वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अब है आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो जैसे कि सामान्य उदाहरण के रूप में जैसे भोजन का पाचन, जो हम भोजन करते हैं और जब वो भोजन क्या होता है, पचता है, तो भोजन का पाचन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं उसके बाद श्वसन क्रिया होती है, श्वसन फेफड़ों में सांस लेते हैं, फेफड़ों से फिर वो किसमें जो हम क्या होता है,
ब्लड होता है, ब्लड में जाती है, ब्लड से जो है वो कहाँ पहुंचती है, हमारी जो सेल्स होती हैं हमारी सेल्स तक पहुंचती है, और वहां पे जो सेल के अंदर जो क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया के उपरांत जो है वो क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये भी जो है वो श्वसन भी जो है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। या जैसे अगला आ गया, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, कोई भी लोहे की वस्तु है, यदि उस पर थोड़ी सी भी नमी आती है या उस पर पानी लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, जंग पकड़ लेता है। अगली चीज आती है, सामान्य से आपने अपने घरों में देखा होगा कि दूध से जो है वो क्या बन जाती है, दही बन जाती है, यानी अवस्था उसकी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये कुछ, जैसे अगली चीज है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो ये चीजें जो है वो किसके उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो अगला आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य तत्व। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य तत्व क्या क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, एक है अभिकारक और दूसरा क्या है, उत्पाद। जो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक तीर का निशान लगाया है, तो इसके इस साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें भी आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पे Zn लिखा है, मैंने जिंक लिखा है, H2SO4 लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, तो ये जो लेफ्ट साइड में है ये तो जो है वो क्या है, अभिकारक है। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में तीर के निशान के दाहिनी तरफ जो है वो जो है वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य तत्व क्या हो गए, एक हो गया जो इस साइड में है यानी अभिकारक, और जो दाहिनी तरफ है तीर के निशान के बाद उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो दो चीजें हो गई। यहाँ पे लिखा है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जैसे जिंक और H2SO4 जो है वो किस में भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में। और उसके बाद क्या बन रहा है, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। एक उदाहरण और है यहाँ पे Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दो जो है यहाँ पे उत्पाद जो है वो कितने दो अभिकारक है यहाँ पे Mg और O2, ये किसका निर्माण कर रहे हैं, MgO का निर्माण कर रहे हैं। अब आता है आगे रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करने के लिए, जैसे कि एज वेल एज यहाँ पे मैंने यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जो है वो क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित माने दिखाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों में, ये अभिकारक हो गए, ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए, इनमें क्या होता है, पदार्थों के प्रतीक। अब जैसे जिंक पदार्थ है एक, उसका प्रतीक क्या है, Zn, तो उनके प्रतीकों या उनके जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, तथा प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अब भौतिक अवस्थाएं जैसे कि माना सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि Mg, यहाँ पे मैंने S लिखा है, भौतिक अवस्था हो गई सॉलिड या लिक्विड हो गया या गैस, तीन चीजें, यानी सॉलिड बोलते हैं ठोस के लिए, लिक्विड बोलते हैं द्रव के लिए, और यहाँ पे जी से हम किसको डिनोट करेंगे, गैस को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ में जैसे कि यहाँ पे जो है भाई कोई भी चीज है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो एस लिखा है उसके आगे, तो वो जो है वो किस रूप में है, ठोस रूप में है। ऑक्सीजन है, ओ के साथ आगे मैंने जी लिखा है, तो जी का मतलब हो गया कि ये जो है ऑक्सीजन जो है वो गैस रूप में है। और तीसरा जो है Mg वो लिखा है मैंने, तो यानी इसके आगे S लिखा है, तो ये किस रूप में है, सॉलिड के रूप में यानी ठोस के रूप में। तो यहाँ पे जो है वो उनके आगे जो है उनके जो प्रतीक है उनके साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है कि ये लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है। तो S या G या L वहां पे दिखाना पड़ेगा। और इन
तत्वों को इस प्रकार दर्शाने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, कि जो क्या है, अभिकारक हैं या उत्पाद हैं, उनको किसके द्वारा, उनके जो प्रतीक होते हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के द्वारा उनको निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे उनका उदाहरण है Mg+O लिखा है मैंने, O2, और ये क्या बन गया, MgO। ठीक है, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं उसके क्या आगे उदाहरण आ गए। यहाँ पे मैंने अवस्थाएं लिखी है, S मीन्स सॉलिड, L मीन्स लिक्विड, G मीन्स गैस। ठीक है, और AQ लिखा है मैंने, यहाँ पे जो जलीय विलयन होता है उसके लिए AQ का प्रयोग किया जाता है।